नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। तो गाइस, आप सब लोग को पता है कि कुछ दिन पहले मैं यूट्यूब शॉर्ट्स बनाया था और उसमें बताया था कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश पहली बार, ठीक है, एक साथ एक ट्राइलैटरल समिट किया, मतलब ट्राइलैटरल एक मीटिंग किया। अब आप बोलेंगे ये मीटिंग पे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गया? बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आज ये वीडियो देखिए। ओके ओके, तो ये वो मीटिंग का पिक्चर था जो पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव, चाइना का रिप्रेजेंटेटिव और बांग्लादेश का रिप्रेजेंटेटिव तीनों मिलकर एक मीटिंग किया था। अब वो मीटिंग के अंदर क्या बात हुआ, कुछ मतलब क्या डिस्कशन हुआ, क्या डिसीजन निकला, किस चीज के बारे में था, ये कभी बाहर आया नहीं, ये कभी मीडिया पे आया नहीं था। तो अभी 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 जो वो मीटिंग का परिणाम आज के डेट पे पता चल रहा है। कैसा? टू काउंटर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्रिएटिंग अ सार्क रिप्लेसमेंट। ओके, इंडिया एक ग्रुप बनाया था साउथ एशियन कंट्री को लेकर, सार्क। ओके, ताकि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो रीजन है उसमें इंडिया का थोड़ा पकड़ बना रहे, दबदबा बना रहे, तो एक सार्क ग्रुप बनाया था। तो आज के डेट पे बांग्लादेश और पाकिस्तान वो सार्क को रिप्लेस करना चाहता है, एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है जो सार्क जैसा होगा, पर सार्क पे क्या है, मतलब वो ग्रुप पे इंडिया नहीं रहेगा। अभी आप लोग बोलेंगे ये सार्क क्या है? सार्क एक कंट्री, मतलब इंडियन सब कंटिनेंट के आजू बाजू जो भी कंट्री था उसके वो सब मिला के सार्क बना था। अगर आप देखेंगे सार्क में कौन कौन सा कंट्री है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव से, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स का एक रीजनल ग्रुप था। बाद में इंडिया पाकिस्तान के बीच जैसे रिलेशन धीरे धीरे बिगड़ता रहा, धीरे धीरे बिगड़ता रहा, तो उस टाइम पे क्या हो गया, इंडिया ये सार्क का लीडर था, तो सबसे बड़ा कंट्री था, इंडिया ने सार्क को धीरे धीरे इग्नोर करता रहा, ठंडे बस्ते पे डाल दिया। क्योंकि देखिए, सार्क का डेवलपमेंट होगा तो पाकिस्तान का भी डेवलपमेंट होगा, वो सार्क का एक मेंबर है। पाकिस्तान का डेवलपमेंट होगा तो वही पैसा से पाकिस्तान आतंक को सपोर्ट करेगा, टेररिस्ट को सपोर्ट करेगा, जो इंडिया के ऊपर अटैक करेगा। पर इंडिया ने तब एक चीज समझा कि सार्क के चक्कर पे, मतलब पाकिस्तान के चक्कर पे, बाकी जो कंट्री जिसका इंडिया मदद करना चाहता है, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इसका मदद नहीं कर पा रहा। तो इंडिया ने एक प्लान बनाया कि एक नया ग्रुप लेके आया जिसका नाम है बिम्स्टेक, BIMSTEK के। बिम्स्टेक में सारा रीजनल कंट्री है, सिर्फ उसमें से पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया। अब आज के डेट पे पता है कि बांग्लादेश पे एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ गया। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहता है जो सार्क का एक रिप्लेसमेंट हो, ठीक है, और जिसमें इंडिया नहीं रहेगा, चाइना रहेगा। समझ में आया? अब जब ये ट्राइलैटरल मीटिंग के बारे में इंडिया से पूछा गया तो इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बताता है हम लोग इसके ऊपर नजर बना के रखे हैं कॉन्स्टेंटली, हम लोग ये चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। क्योंकि देखिए, जो भी हो रहा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इंडिया का पड़ोसी है, तो इंडिया के पड़ोस पे अगर एंटी इंडिया कोई ग्रुप बन रहा है तो इंडिया को ऑब्वियसली उसके ऊपर नजर बना के रखना पड़ेगा। ओके, अब आज के डेट पे ये चाइना जो कर रहे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेकर, देखिए ये ज्यादा सक्सेसफुल कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश खुद ही भिखारी है, खुद ही मतलब दूसरे के भीख से चलता है, दूसरे के पैसे से चल रहा है। और चाइना का आज के डेट पे इकोनॉमिक कंडीशन पहले जैसा नहीं है, चाइना खुद ही इंटरनली बहुत बड़ा डेप्ट या आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ओके, तो चाइना उनको ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। बट इसका मतलब ऐसे ऐसे नहीं कि इंडिया सोता रहेगा और इंडिया के पड़ोस पे ये सब चाइना घुस के ये सब काम करता रहेगा। ओके, अभी ये सब चीज पे यूएसए को एक बात समझ लेना चाहिए कि यूएसए हमेशा चाहता है चाइना को काउंटर करेगा, चाइना के घर पे आके, जो एक टाइम पे यूएसए सक्सेसफुली कर रहा था। बाद में शेख हसीना का गवर्नमेंट था जिसको यूएसए को पसंद नहीं था, ठीक है, चलो अच्छी बात है, यूएसए को पसंद नहीं था, ठीक है, वो यूएसए के लिए बहुत बेकार चीज था। यूएसए ने क्या किया, गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, गवर्नमेंट को पलट के यूनुस को रख दिया। यूनुस किसका बंदा है? यूएसए का खुद का पाला हुआ बंदा है। अब आज वो यूनुस आके अभी चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं, मतलब यूएसए के अगेंस्ट पे काम कर रहे हैं, तो यूएसए को कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए। देखिए, न्यू दिल्ली के साथ, मतलब वॉशिंगटन, यूएसए को, इंडिया न्यू दिल्ली के साथ बैठ के बात करना चाहिए कि इन दोनों को कैसे हैंडल करें। यूएसए को कहीं ना कहीं इंटरनली से मोहम्मद यूनुस का आर्म ट्विस्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए अब चाइना के क्लोज में मत जाओ। यूएसए को प्रोएक्टिवली पाकिस्तान को भी रोकना पड़ेगा चाइना के पास जाने से, नहीं तो बाद में यूएसए सबसे बुरा फंसेगा। ओके, अब देखिए, यूएसए चाइना को हर जगह काउंटर करना चाहता है। जैसे एक बात है ताइवान। ताइवान क्या है? ताइवान, चाइना हमेशा चाहता है ताइवान को खुद का पार्ट बनाने के लिए, ठीक है। अब इसमें आज के डेट पे मेजर जियोपॉलिटिकल रीजन बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चिप प्रोड्यूसर है ताइवान, TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। चाइना हमेशा बोलता है ताइवान बोल के कुछ कंट्री है नहीं, ताइवान
चाइना का पार्ट है, एक दिन चाइना ताइवान को कब्जा कर लेगा। यूएस बोला है हम लोग ताइवान को हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और चाइना का ये घटिया सोच कभी कामयाब होने नहीं देंगे। तो आज के डेट पे यूएसए इंडियन ओशन पे हार रहा है, ठीक है, बांग्लादेश पे खुद का बना हुआ गवर्नमेंट बिठाया और वही गवर्नमेंट आज यूएसए के अगेंस्ट पे जाके चाइना के साथ काम करे। डोनाल्ड ट्रंप को आज के डेट पे बैठ के समझना चाहिए, थोड़ा स्टेबिलिटी से समझना चाहिए कि मैं इंडिया के अगेंस्ट पे काम कर रहा हूं, वो काम फाइनली घूम फिर के वो काम अमेरिका के अगेंस्ट पे जा रहे हैं। आज अगर इंडिया के साथ हाथ मिला के अगर बांग्लादेश को टाइट करेगा तो क्या होगा, बांग्लादेश चाइना के पास नहीं जाएगा, चाइना के पास नहीं जाएगा तो ये इंडियन ओशन पे अमेरिका का जो पोजीशन है वो जैसे धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, ये कभी नहीं होगा। ओके, आज के डेट पे भी ताइवान मानता है कि आज के डेट पे ये ट्रंप एरा पे जब यूएसए का पूरा सत्ता ट्रंप के हाथ पे है, तो ट्रंप एरा पे आज के डेट पे भी ताइवान मानता है कि यूएसए हमारा डिफेंस पे आएगा। चाइना अगर कुछ एग्रेशन करेगा तो यूएस हम लोग को बचाएगा, यूएस हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा, ये आज के डेट पे भी, ठीक है, ताइवान का डिफेंस चीफ ऐसा मानता है। ओके, उसके बाद देखिए सबसे बड़ा बात क्या है पता है, आज यूएसए जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। यूएसए को एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, 20 साल से यूएसए ने अपना पोजीशन बनाया इंडिया और उसके आजू बाजू मतलब एरिया पे, बट वो आज धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं यूएसए। ये सब यूएसए और इंडिया के क्लोज आने के पीछे एक इंसान का बहुत ही बड़ा रोल है जिसका नाम है शिंजो आबे। ये कौन है? ये इंसान है शिंजो आबे। शिंजो आबे को मैं खुद पर्सनली दिल से बहुत रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि ये एक ऐसा नॉन इंडियन लीडर है जो इंडिया को हमेशा से प्यार दिया है। ये जापान का पूर्व प्राइम मिनिस्टर था। ओके, जापान का एक्स प्राइम मिनिस्टर था शिंजो आबे। शिंजो आबे देखिए, शिंजो आबे का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। शिंजो आबे पहली बार, शिंजो आबे मतलब जापान में, आप लोग को पता है जापान हमेशा से चाइना से परेशान रहता था, तो चाइना एरिया को, चाइना अपने आजू बाजू एरिया को क्या बोलते थे? एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक। शिंजो आबे ने पहली बार 2007 पे, ओके, 2007 में पहली बार शिंजो आबे ने बताया कि इसको एशिया पैसिफिक ना बोलकर हम लोग इंडिया पैसिफिक बोल सकते। ये बात सब पूरा दुनिया ने सुना और उतना ध्यान नहीं दिया, पर ये पहली बात इंडिया पैसिफिक दुनिया के सामने आ गया। उसके बाद हिलरी क्लिंटन 2010 पे, ये अमेरिका का ये अमेरिका का पॉलिटिशियन हिलरी क्लिंटन 2010 पे ये बात यूएसए में ऑफिशियली बोलता है, क्या हम लोग एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक बोल सकते हैं? ठीक है। इसके बाद 2010 के बाद 2011, 12, 13, 14 ये सब चले गए। चले जाने के बाद जब 2016 पे डोनाल्ड ट्रंप आया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात उठाई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना के अगेंस्ट पे था उस टाइम पे, आज पे भी है पर उतना नहीं है, चाइना के अगेंस्ट पे था। तो उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप बोलता है कि अच्छा ये जो शिंजो आबे फिर हिलरी क्लिंटन जो एशिया पैसिफिक छोड़ के इंडो पैसिफिक बोलता था, क्या वो इंडो पैसिफिक को हम लोग ऑफिशियली यूज कर सकते हैं? अब यूएसए ने अपना जो यूएस पैसिफिक कमांड था उसका नाम चेंज करके रख दिया इंडो पैसिफिक कमांड। अब आपको पता है यूएसए अगर कोई नाम ऑफिशियली रख रहा है तो पूरा दुनिया उसको नोटिस करेगा। तो आज के डेट पे बहुत सारा कंट्री इंडो पैसिफिक यूज करते हैं। बट ये बात चाइना को, आपको बहुत बार बताया, चाइना को ये बात कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ, हजम नहीं हुआ। चाइना क्योंकि ये मतलब बातों का खेल है, जियोपॉलिटिक्स, ओके, डिप्लोमेसी बातों का खेल है सबसे ज्यादा। तो चाइना सोच रहे हैं कि एशिया पैसिफिक मतलब एशिया और पैसिफिक ओशन को बोला जाता है, पर जब जैसे आप इंडो पैसिफिक बताते हैं मतलब कहीं ना कहीं उसमें इंडिया और पैसिफिक ओशन का नाम आ जाता है। तो पूरे दुनिया के पास क्या जाता है? ओके, पैसिफिक ओशन, इंडो मतलब इंडिया। तो इंडिया के सॉफ्ट पावर इंक्रीज होता है जो चाइना को कभी पसंद नहीं था। अभी जापान 2007 से आपका 2014 के बीच, ओके, जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था उस टाइम पे जापान का प्रेसिडेंट बहुत बार इंडिया आया है। शिंजो आबे उस टाइम पे प्रेसिडेंट था। तो शिंजो आबे ने इंडियन पार्लियामेंट पे खड़े होकर ये इंडो पैसिफिक और इसका जो इंपॉर्टेंस है ये पूरा इंडियन और दुनिया को समझाए। देखिए हम लोग इंडियन है, इंडो पैसिफिक की बात हम लोग को ज्यादा करना चाहिए, पर जापान का प्राइम मिनिस्टर पहली बार आके इंडिया को समझाया कि चाइना तुम्हारा कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है इन फ्यूचर। इंडिया तो तब तक, चाइना इधर इंडिया को हमेशा पीछे खींचा है, पर तब तक इंडिया का एक ही नारा था, क्या नारा था? हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते करते 1962 के टाइम, 1965 के टाइम युद्ध होके बस चाइना ने पीछे से आके वार भी कर लिया। ओके, तो हिंदी चीनी भाई भाई हम लोग इधर करते रहे, पर जापान का प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे आके समझाता है कि चाइना तुम्हारे लिए कितना बड़ा थ्रेट है और आज से ही काम चालू करो, आज से ये इंडो एशिया पैसिफिक छोड़ के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे आ जाओ।
तो जापान का ये शिंजो, देखिए ये शिंजो आबे ना बहुत विजनरी लीडर थे, हद से ज्यादा विजनरी लीडर थे। ओके, डोनाल्ड ट्रंप 2016 पे शिंजो आबे का आइडियोलॉजी थॉट प्रोसेस को बहुत सपोर्ट करते हैं। 2016 पे भी, उस टाइम पे भी शिंजो आबे आपका जापान का प्राइम मिनिस्टर था, तो बहुत थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करता है। और एक ग्रुप बनाया था इंडिया बहुत पहले, जैसे क्वाड बोल के, उसमें कौन कौन सा कंट्री था, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया। अब वो क्वाड कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पे पड़ गया, तो वो क्वाड का ज्यादा चर्चा नहीं होता। पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया, जापान का प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा पुश करता रहा, क्वाड को रिवाइव करो, रिवाइव करो। उधर से इंडिया को भी पुश करते रहे, ऑस्ट्रेलिया को भी पुश करते रहा। फाइनली जाके क्वाड फिर से रिवाइव हुआ और क्वाड का इंपॉर्टेंस पूरे दुनिया पे फिर से बढ़ने लगा। तो यूएसए जापान का हमेशा से क्लोज रिलेशन था। ओके, यूएसए आज के डेट पे भी जापान को पूरा प्रोटेक्शन देता है, मिलिट्री प्रोटेक्शन देता है। तो जापान कहीं ना कहीं, शिंजो आबे कहीं ना कहीं यूएसए को समझाने पे सक्सेसफुल हुआ कि इंडिया के साथ लड़ाई करके फायदा नहीं है, कल के डेट पे तुम्हारा दुश्मन चाइना है, और इंडिया ऐसा एक कंट्री है जो चाइना को डिटेन करने के लिए, चाइना को दबाने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए का हेल्प कर सकता है। तो शिंजो आबे का बहुत बड़ा रोल था, बहुत इंटेलिजेंट टैलेंटेड मैन था, बहुत विजनरी लीडर था। शिंजो आबे इंडिया का कल्चर, इंडिया को बहुत हद से ज्यादा प्यार करता था। आप देख सकते हैं, जब शिंजो आबे इंडिया पे विजिट पे आया था, तो उसका ड्रेसिंग देखिए, जियोपॉलिटिक्स में ड्रेसिंग भी मैटर करते, उसका ड्रेसिंग, शिंजो आबे जापानीज कम और इंडियन ज्यादा लग रहा था। उनका कोट, उनका कुर्ता पहनना, ठीक है, उनका वाइफ का ड्रेसिंग देखिए, पूरा इंडियन है। अब बताइए, इंडिया पे बहुत सारे लीडर्स आते हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर आता है, यूके का प्राइम मिनिस्टर आता है, आपका व्लादिमीर पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट आता है, ओके, उसके बाद कनाडा का प्राइम मिनिस्टर आता है, बहुत कोई आता है, ठीक है, फ्रांस का आपका प्रेसिडेंट आता है, सब कोई आता है। सब अपना अपना कंट्री का रिचुअल्स के हिसाब से कपड़ा पहन के आता है, कोट पहन के आता है, जिसका कंट्री का जैसा है। पर अब देखिए, शिंजो आबे चाहता तो जापानीज कल्चर भी बहुत रिच कल्चर है, तो जापानीज कल्चर का ड्रेस पहन के आ सकता था, पर नहीं, वो इंडिया पे आके इंडियन ड्रेस पहना है। ओके, उसके बाद इंडिया हमेशा से सपना देखता था कैसे चाइना जापान जैसा बुलेट ट्रेन होगा, हम लोग का सपना कैसे पूरा होगा। तो जापान ने, ये शिंजो आबे ने इंडिया को, नरेंद्र मोदी को समझाता है, हमसे पैसा ले लीजिए और आप अपने कंट्री पे बुलेट ट्रेन भगाइए, बुलेट ट्रेन दौड़ाइए। आज के डेट पे मुंबई अहमदाबाद का जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, ये वही शिंजो आबे की वजह से संभव हुआ है। उस टाइम पे इंडिया के पास उतना पैसा नहीं था कि बुलेट ट्रेन को फंड करे। तो आप देख सकते हो, जापान ने इंडिया को लोन दिया, और लोन का इंटरेस्ट कितना रखा 0.1%। सोचिए, एक लोन का इंटरेस्ट, मतलब 1% भी इंटरेस्ट नहीं। आप आज के डेट पे पर्सनल लोन लेने चले जाओ बैंक पे, 14% इंटरेस्ट लेते, 10-12% इंटरेस्ट लेते, ठीक है। तो 1% भी इंटरेस्ट नहीं, 0 पर, मतलब इंटरेस्ट लेना नहीं है, पर लोन ऐसे, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट देके फिर प्रिंसिपल वापस कैसे ले, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा दिया जापान ने। तो जापान ऐसे हद से ज्यादा जापान ने हेल्प किया। जापान का बहुत योगदान है इंडिया पे डेवलप, मतलब इंडिया को डेवलप करने के लिए, ठीक है। बैंगलोर पे ऐसे बहुत सारा मेट्रो स्टेशन है, आज के डेट पे बहुत सारा आइकॉनिक मेट्रो स्टेशन है बैंगलोर पे, जो मैं खुद देखा हूं, जो इंडिया और जापान के पार्टनरशिप पे, कोलैबोरेशन पे बना है। इंडिया फ्रांस का भी कोलैबोरेशन है, मैं मानता हूं, पर इंडिया जापान का बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पीछे। बट सडनली क्या हो जाता है, जापान का ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसका तबीयत बिगड़ने की वजह से ये पॉलिटिक्स छोड़ देता है, पर अपना जो पार्टी पे जो भी काम रहता था, पॉलिटिकल पार्टी पे, उसके साथ इन्वॉल्व रहता है। तो एक दिन अपने पार्टी के लिए रैली पे भाषण दे रहा था, तो उसका असैसिनेशन हो जाता है, उसको कोई आके गोली मार देता है। गोली मारने के बाद तो इंडिया से ही में, अगर कोई इंडिया का बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत सच्चा फ्रेंड था शिंजो आबे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था एक दिन का नेशनल मॉर्निंग डे, मतलब शोक पालन के लिए एक दिन, सैटरडे 9 जुलाई को, ओके, अनाउंस किया था नेशनल मॉर्निंग डे। ओके, क्यों? क्योंकि जापान का प्राइम मिनिस्टर का उस दिन निधन हो गया, तो उसको बचाने की बहुत कोशिश किया, हॉस्पिटल पे लेके गया, पर बहुत ही क्रिटिकली इंज्योर्ड था, इसीलिए बचा नहीं पाया। आज के डेट पे भी मोदी जब भी जापान पे जाता है, मोदी एक ही बात बोलता है, इंडिया इज मिसिंग शिंजो आबे। मतलब सही में आज के डेट पे जब जापान की बात आता है, तो मेरे माइंड पे एक ही इंसान का नाम आता है, शिंजो आबे। एक ही इंसान का, इंडिया का सही में सच्चा फ्रेंड था, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, जियो पॉलिटिक्स पे कोई किसी का दोस्त नहीं होता, ये जापान का शिंजो आबे इंडिया का सच्चा फ्रेंड है। कभी भी इंडिया को पीछा नहीं दिखाया, कभी भी इंडिया को धोखा नहीं दिया, कभी भी इंडिया के अगेंस्ट पे ना खुद काम किया, और ना अपने अलाई यूएसए या बाकी जो भी कंट्री के साथ इसका अच्छा रिलेशन था, ना उनको काम करने दिया। इंडिया को हमेशा एक ही बात समझाया है, हमारा एनिमी चाइना है और आपका एनिमी भी चाइना है, आओ दोनों मिलकर एक साथ काम करें। ओके,
अब इंडिया चाइना को देखिए, चाइना अभी इंडिया का पड़ोसी पे घुस रहा है, ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान। अब इंडिया को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, इंडिया का अपना नेवी को थोड़ा यूज करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाए ना चाइना का, तो हालत खराब हो जाएगा। एक जियोपॉलिटिकल चीज है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखिए, ये है आपका चाइना, ये आपका बांग्लादेश, ये आपका इंडिया और ये आपका पाकिस्तान। ओके, ये एरिया को बोला जाता है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी पे बहुत सारा कंट्री है, फिलीपींस जिसका बहुत सारा आइलैंड को चाइना बोलता है मेरा, ये ताइवान को तो पूरा चाइना बोलता है मेरा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये वियतनाम का पार्ट को चाइना क्लेम करता है, ठीक है। तो ये सब चाइना बहुत इन लोग को परेशान करता है। तो ये परेशानी के चक्कर पे क्या हुआ, इन लोग कहीं ना कहीं इंडिया से मदद मांगते हैं। इंडिया से ब्रह्मोस वगैरह मिसाइल ऑलरेडी फिलीपींस खरीदा है, वियतनाम खरीदने वाला है। तो यूएसए ये एरिया को पूरा प्रोटेक्ट करता है। बट अभी देखिए, चाइना क्यों चाहता है इंडिया पाकिस्तान के साथ इधर और बांग्लादेश के साथ इधर हमेशा उलझे रहे, हमेशा एंगेज रहे, ताकि अगर इंडिया ये दो साइड पे एंगेज रहेगा, तो वन सेकेंड, हाँ, ये दो साइड पे एंगेज रहेगा, तो ये जो इंडिया चाइना जो बॉर्डर इधर लग रहा है फिर इधर लग रहा है, इंडिया चाइना को ये एरिया पे परेशानी नहीं करेगा। तब चाइना क्या करेगा, अपना पूरा फोकस को एक साइड पे कंसंट्रेट करेगा, ये साउथ चाइना सी पे कंसंट्रेट करके यूएसए के साथ लड़ाई लड़ना चाहता है चाइना। ओके, इसीलिए इंडिया को परेशान करे। इंडिया को कुछ नहीं करना पड़ेगा, इंडिया को ये दो एरिया पे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करना है। अगर वो भी ना क्रिएट कर पाए, इंडिया अपने नेवी को इधर से लेके जाके थोड़ा एक बार साउथ चाइना सी पे ऐसे ही एक राउंड मार के घुमा के लेके आ जाए, चाइना को उधर ही पसीना पसीना हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अमेरिकन नेवी से लड़ नहीं पा रहा था वो रीजन पे। अगर इंडियन नेवी भी उधर चले जाए तो चाइना बहुत गुस्सा हो जाएगा, बहुत तिल मिला जाएगा। देखिए इंडियन नेवी, ठीक है, बहुत पावरफुल है आज के डेट पे, इसको ब्लू वाटर नेवी बोला जाता है। पक्का विश्वास है, मैं आपके समर्पण को नमन करने और आपके शौर्य को सराहने और आपके परिश्रम को का अभिनंदन करने के लिए आया हूँ, उसे सलाम करने के लिए आया हूँ। मैं आप सभी को देखिए, तो राजनाथ सिंह क्या किया, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन नेवी का जो भी थिएटर कमांड था उधर विजिट किया। विजिट करने के बाद इंडियन नेवी का ये फायर पावर दिखाया है पूरा। तो इंडियन नेवी ये सब कुछ लेके जाके कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, एक बार साउथ चाइना सी से राउंड मार के आ जाए, तब पता चलेगा कि इंडिया के पास कितना ताकत है, कितना दम है। तो चाइना इजीली प्रोवोक नहीं कर पाएगा इंडिया को। तो ये वीडियो खत्म करते हैं, और खत्म करते करते हम सब मिलके एक बार शिंजो आबे को एक श्रद्धांजलि देते। बहुत ही सही इंसान था, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, और जापान का प्राइम मिनिस्टर होकर भी हमेशा इंडिया के लिए सोचा है, इंडिया को अपना सच्चा दोस्त मानता था। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट पे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।